टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स लिखो, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखो हमारे पास दो टर्म हैं, एक तो होता है फोर्स और एक होता है टॉर्क। ठीक है, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर या तो उसको पुश करें या उसको पुल करें, पुश करना मतलब आगे की तरफ धक्का देना और पुल करना मतलब उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचना, मतलब पुल करना। और अगर वो बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, तो उस पुश और पुल का नाम हो जाएगा फोर्स। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर उसी पुश और पुल करने से वो बॉडी रोटेट कर जाती है, ठीक है, अगर वो रोटेट कर गई तो उस फोर्स को हम फोर्स ना बोल के क्या बोलेंगे, टॉर्क। समझ आया डिफरेंस? है वही पुश और पुल, बस अगर पुश और पुल करने से वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो उसका नाम है फोर्स, और अगर वो सर्कल में मूव करती है तो उसका नाम है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, एक तरह से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब किसी भी बॉडी को गोल गोल घुमा देना या उसको टर्न कर देना। जरूरी नहीं है गोल घुमाना कि मतलब हमेशा सर्कल ही बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा हमेशा। अब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, हाँ, उसको थोड़ा सा भी टर्न कर दोगे ना, जैसे हमारे पास ये है, ये बुक हो गई, ठीक है। अब ये बुक ऐसे है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी और इसकी वजह से ये ऐसे टर्न कर गई तो ये भी टॉर्क है। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं, उसके हैंडल को पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, उसको या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सर्कल में मूव करे, बस वो बॉडी टर्न करनी चाहिए। समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या होता है? टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर इसको बोलते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बजाय इसको हम बोल सकते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग। ठीक है, रोटेशनल एनालॉग का मतलब फोर्स का, हम फोर्स लगा के जब किसी भी बॉडी को रोटेट कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं उसकी एनालॉग, मतलब उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करना, रोटेशनल एनालॉग, उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इस टर्म का हमें फॉर्मूला पढ़ना है, ये बताना है कि जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या होगा, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क मिनिमम होगा, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस होगी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कोई भी बॉडी है पी, आर वेक्टर, मतलब कोई भी बॉडी है या कोई भी पार्टिकल है, कुछ लगा लो, पी के ऊपर है। ठीक है, अब हमें इसको रोटेट करने के लिए, मतलब इस पे टॉर्क लगाना है, टॉर्क को एक्सप्लेन करना है इस बॉडी पर। इसको ऐसे मान के चलो, जैसे ये हो गई, बुक हो गई, इस तरह से ये पेज है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के एक ही डायरेक्शन में खींचूं तो कुछ होगा नहीं, तो इसको हम किसी एंगल पे पकड़ के ऐसे करेंगे ना, इसको टर्न करने के लिए, देखो टर्न हो रहा है ना, अगर ऐसे घुमा के पीछे लगा दो सर्कुलर हो गया पूरा, लेकिन अभी ये टर्न हो गया है, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी नहीं हो गई। तो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे ही मान के चलो, ये तो अगर मैं इसको सीधा पकड़ के खींचूं, लेकिन हमें सीधा नहीं खींचना है, हमें किसी एक एंगल पे फोर्स लगाना है। तो मान लेते हैं
इस एंगल के ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं F, और ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाता है थीटा। अब इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा F कोस थीटा, और ये आ जाएगा F साइन थीटा, F कोस थीटा और F साइन थीटा। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है O। अब यहां से देखो हम टॉर्क को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। टॉर्क का मतलब है तो फोर्स ही, तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, अब जो ये फोर्स है ना F, ये दो कंपोनेंट में टूट गया, F कोस थीटा और F साइन थीटा, ना कि अलग, ये अभी भी F है, ये सिर्फ दो कंपोनेंट में टूट गया, F खत्म हो गया है। क्या काम है इसका, इसमें से बॉडी को टर्न कौन करवा रहा है, कौन सा कंपोनेंट, F साइन थीटा या F कोस थीटा, साइन थीटा टर्न करवा रहा है, मतलब इस बॉडी को वो इस तरह से टर्न करवा देगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो यहाँ से लिखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी है, मुझे इस कवर को ओपन करना है। ओपन करने के लिए मैं यहाँ से बिल्कुल इसके नीचे जहाँ से जॉइंट है ना, यहाँ से फोर्स लगाऊं तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या यहाँ से खोलने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड के पास। जैसे मैं यहाँ से पकड़ के खींचूंगी ना, फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे तुम कोई भी दरवाज़ा खोलते हो, अगर जो उसके हिंग्स होते हैं, हिंग्स मतलब जहाँ से वो दरवाज़ा अटैच्ड होता है, उस वाले पोर्शन के पास से तुम उस दरवाजे पे फोर्स लगाओ, पुश करो या फिर उसको पकड़ के पुल करो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो गेट ओपन होगा। ठीक है, बट अगर वहीं उसके एक एंड के ऊपर फोर्स लगाएं, जहाँ पे वो हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, पुश या पुल करने के लिए, वहाँ पे थोड़े फोर्स से भी काम चल जाता है। तो मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो उसके हिंग्स होते हैं, कब्जे होते हैं, जहाँ से वो जॉइंट होता है, वहाँ से और जो हैंडल पकड़ने के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है टॉर्क। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में डिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, टॉर्क इसको हम R क्रॉस F भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को खत्म कर दो, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो टॉर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं R क्रॉस F वेक्टर, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अब तक हमने देखा था फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम देख रहे हैं टॉर्क का फॉर्मूला। पहले डिस्टेंस आएगा, ध्यान रखना, ना कि तुम F क्रॉस R लिख सकते हो, R क्रॉस F, तो R क्रॉस F। वीडियो शुरू भी है या मैंने शुरू ही नहीं की, शुक्र है शुरू है, मुझे ध्यान आया कि एकदम से कहीं मैंने ऑन ही ना किया हो। आगे समझ में, R क्रॉस F। अब इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका और है, यहाँ से, हाँ जी, टॉर्क की वो भी तो होती है ना मैम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। हाँ, होती है, हाँ हाँ हाँ, आगे आएगा। ठीक है, वहाँ पे जैसे फोर्स को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क को, मास को इनर्शिया से और एक्सेलरेशन अल्फा हो जाता है ना रोटेशनल मोशन में, तो यहाँ पे अल्फा आ जाता है। ठीक है, ये आगे आएगा। अब देखो, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, R साइन थीटा इंटू F। मल्टीप्लाई में ना तीनों कंपोनेंट, अगर मैं साइन थीटा को फोर्स से हटाकर R के साथ लिख दूँ, कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इस टर्म को बोलते हैं लीवर आर्म, लीवर आर्म, या फिर इसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। ठीक है, या मोमेंट आर्म, मोमेंट
आर्म क्रॉस एफ, मोमेंट आर्म क्रॉस एफ, ये इसके अलग अलग नाम है आर साइन थीटा। और अगर तुम्हें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझना है टॉर्क के फॉर्मूले में ये डिस्टेंस कौन सी होती है, तो सिंपल बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस समझ में आया। क्योंकि जो टॉर्क लगता है ना, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस बुक को ही हमने रोटेट किया, एक फोर्स तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, ये हो गया, दूसरा फोर्स यहाँ से ये जॉइंट है, ये नेचुरली आ रहा है ना यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन वाला। ठीक है, तो दो फोर्सेस, एक फोर्स इसको उस तरफ खींच रहा है, एक फोर्स मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच रही हूँ। ठीक है, तभी तो यहाँ से बॉडी रोटेट कर पाएगी। अगर हम बोले ये यहाँ से रोटेट ही ना करे तो इसको बिल्कुल चिपका दो, इतना टाइट कर दो कि यहाँ से हिले भी ना। तो एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो हाँ वही तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक तरह से दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वर्ड्स है ना, ये सिर्फ नाम के हैं, इतना यूज नहीं होगा। लेकिन जो मैंने इनके बजाय सिंपल लाइन तुम्हें बोली ना, इन सब का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या दो फोर्सेस के बीच में। ठीक है, वो हर जगह यूज होगी। +2 में भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे जहाँ पर हमें टॉर्क के अंदर डायरेक्ट लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एक इसका फॉर्मूला बन गया ये। तो समझ आया टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इसमें से कुछ पूछना है, पहले इसके यूनिट वगैरह देख लो, डायरेक्शन भी बाद में देखेंगे। यूनिट, अरे वो तो सिंबल हो गया ना टाउ, तो आर क्रॉस एफ है ना, आर की यूनिट मीटर, फोर्स की हाँ, तो टॉर्क की क्या हो गई न्यूटन मीटर या फिर डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह अगर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो टॉर्क का, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, फोर्स का ml/t-2, तो ml² t-2। टॉर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। समझ आया, कुछ पूछने ही यहाँ से। अब हेडिंग डालो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें इसके डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, अब देख लो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। लिखो यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल? सिंपल राइट हैंड रूल लिख लो। नाम इनके ना जैसे राइट हैंड रूल होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल देते हैं, स्क्रू रूल। ठीक है, तुम सिंपल बनाओ इसको, क्योंकि ये जो सारे रूल्स होंगे ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, इसकी ये होते क्या क्या, ये सेम होते या अलग होते, +2 में पढ़ेंगे। अभी तुम राइट हैंड रूल के नाम से ही करो इसको। स्क्रू बना लो। नट देखिए घर में जो रखे होते हैं, चूड़ी वाले नट, जिनके नीचे यहाँ पे ऐसे चूड़ियाँ बनी होती हैं। दो बनाए? हाँ, 2 बनाने। बोल्ट बोलते हैं इनको, बोल्ट। नट एक तरह से जो लकड़ी वगैरह के अंदर डाल के टाइट करते हैं या निकाल लेते हैं। अब मान लो एक वो नट को निकालने के लिए, अब बड़ा वाला लेना, मैं मोटा वाला नट, ठीक है, फिगर के अंदर मैं मोटा वाला नट ले रही हूँ। एक चाबी लगाते हैं नट के ऊपर, उस चाबी को ऐसे पकड़ के फिक्स किया और ऐसे घुमा देते हैं, करते हो गए सभी, तो वो लगा दो।
इस तरह से उस चाबी को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और ये इसका पीछे से पकड़ने वाला हो गया। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस r, मतलब हमें इसके एंड से पकड़ के घुमाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है चाबी ऐसे लगा के इधर से पकड़ के घुमाएंगे, गया, ऐसे तो नहीं इसको पकड़ के हम यहाँ से घुमाएंगे, ऐसे लगा के बोल्ट पे ऐसे घुमाते हैं ना, यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, r के इक्वल, तो ये डिस्टेंस r होगी। अब देखो हम कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो हम इस तरह फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये राइट हैंड रूल है, या जिसको तुम बोलते हो राइट हैंड थंब रूल बोलते हो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी फिंगर है, ठीक है, जो हमारी फिंगर होगी, अब जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यही होता है ना। तो यहाँ पे थंब रूल लगाने के लिए हम आर से किसकी तरफ जाएंगे, एफ की तरफ। आर ये रहा, फिंगर यहाँ पे रही, एफ कहाँ पर है, नीचे लेके जाओ, तो थंब कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया ना, मतलब एक तरह से ऊपर की तरफ। तो आर से एफ गए तो टॉर्क कहाँ पर आ गया, ऊपर की तरफ। मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी नट हमें ओपन करना है, कोई भी बोल्ट को हमें खोलना है, तो हमेशा ध्यान रखना हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे भी ये जो नट लगे हुए हैं, इनको अगर मुझे खोलना होगा ना, तो मैं इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी। कभी भी अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी चीज़ खोलनी हो जो बहुत टाइट हो, तो वो हमेशा 99.99% एंटी क्लॉकवाइज खुलती है। तो बोल्ट वगैरह आ गए सारे, और आप टैप हो रहा है कुछ, अभी तो टैप से ऐसे जोकर करके खुलती हाँ, है, वो सर्कुलर मोशन में खुलने वाले की बात करें, ऊपर नीचे करने वाले नहीं, वो तो दबा के भी खुलती हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बोल्ट होते हैं ना, वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही ओपन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बोल्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब ये ओपन हो रहा है, खुल रहा है। अब अगर इसके ऊपर फोर्स हम उस तरफ लगाएं, तो अब इसके ऊपर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। अब टॉर्क नीचे की तरफ तो देखो थंब कहाँ पर गया, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया तो मतलब टॉर्क की डायरेक्शन हो गई नीचे, टॉर्क नीचे लग रहा है, मतलब ये बोल्ट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो एक तरह से हम क्या बोलेंगे, क्लोज हो गया। तो जब हम किसी भी बोल्ट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क समझ में आ गई, कैसे निकालते, राइट हैंड स्क्रू रूल बोल लो, या राइट हैंड थंब रूल बोल लो, या सिंपल बोल दो राइट हैंड रूल। इस मार्कर के ऊपर टॉर्क ऊपर की तरफ लगाते हैं, तो टॉर्क ऊपर की तरफ। हाँ, कोई नहीं, बाद में बताता हूँ। चलो नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क देखो आर एफ साइन थीटा, आर एफ थीटा की जगह 0, साइन 0, तो 0, टॉर्क कितना आ गया, 0। जब टॉर्क 0 आ गया तो इसका मतलब कौन सा केस ले रहे हैं हम, ये वाला केस। जब किसी भी बुक को अगर मैं ये वाला कवर ओपन करना है ऐसे, इस पे मैं फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाऊं, थीटा 0 होने का मतलब आर इस तरफ है, फोर्स भी इसी तरफ हो, तो इसको मैं पकड़ के अगर ऐसे खींचूंगी, कभी ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर थीटा 0 है तो टॉर्क 0, और यहाँ पे लिख सकते हो डोर ओपन नहीं होगा, डोर ओपन नहीं होगा, कोई भी चीज़ टर्न नहीं करेगी। समझ आया। एक दूसरा,
अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ मैक्सिमम लगेगा। 90 पे टॉर्क लगाने का मतलब ये रहा आर, इस तरफ हो गया ना आर, तो इस पे मैं ऐसे इस तरफ मेरा हाथ और इसमें कितना एंगल है 90, तो ऐसे लगाऊंगी तो ये टर्न कर जाएगी, तो मैक्सिमम टॉर्क लग गया। ठीक है, तीसरा केस मतलब यहाँ पे चीज़ें टर्न कर जाएगी। तीसरा केस, अगर R की वैल्यू 0 ले ली तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0। 0 लेने का मतलब R की वैल्यू मतलब यहाँ से बॉडी अटैच्ड है, अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के खींचना चाहती हूँ तो क्या ये टर्न कर जाएगा? यहाँ से पकड़ के मैं कितना ही कोशिश करूँ इसको पुश या पुल करने की, या तो हमें एक्सट्रीम में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जब हम चीज़ों के बिल्कुल यहाँ से, जैसे मैंने बताया था ना गेट दरवाजों का जो हिंग्स होता है, कब्जे होते हैं, वहाँ पे अगर हम फोर्स लगाए तो क्या हम उसको ईजिली खोल सकते हैं? नहीं खोल पाएंगे। तो यही केस है, अगर R 0 है मतलब बिल्कुल जहाँ से वो अटैच्ड है वहाँ पे फोर्स लगा रहे तो टॉर्क लगेगा 0 और वहाँ से भी चीज़ें रोटेट नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाने से तो होंगी। मैंने वही कहा ना, एक्सट्रीम लेवल का लगाना पड़ेगा, और वो भी डिपेंड करता है गेट कितना बड़ा। अगर गेट को हम बहुत बड़ा ले लें तो बहुत ज़्यादा फोर्स, छोटा सा ले लें तो क्या पता थोड़े से कम फोर्स में भी काम चल जाए। ठीक है, लेकिन नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा लगाओ वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? टॉर्क का टॉपिक कर लोगे पूरा, कॉन्सेप्ट हो रह गया बस। लिखो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क क्या होगा? देखो टॉर्क को अगर मान लो जो टॉर्क है वो 3D में तो है ही, तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे ना, x के अंदर, y के अंदर और z के अंदर। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टाउ xi, टाउ yj, टाउ zk इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट में सीख चुके हैं i j k इस तरह से। ठीक है, अब r को हम कैसे लिख सकते हैं? r क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk, तो x, y और z यही होता है ना। अब फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे? यही तो लिखो सिंपल। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करो। आई कैप के नीचे वाली छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कितना आ गया? y एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, इन दोनों की फिर इन दोनों की माइनस लगा के कर दी क्रॉस प्रोडक्ट। माइनस में जे कैप, अब माइनस में जे कैप का मतलब इसको छोड़ दो, अब इसकी इसके साथ करो, एक्स एफ जेड माइनस में जेड एफ एक्स, और प्लस में इसी तरह के वाले की कर दो। ये हम सीख चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब दोनों साइड कंपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं, आई जे के वाले। कुछ डाउट है इसमें? कर लोगे? तो देखो दोनों साइड आई वाले कंपोनेंट कंपेयर करो। टाउ एक्स यहाँ पे आई का, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, टाउ वाई जे का कॉन्सेप्ट यहाँ से देखो, जे वाला करेंगे ना तब इसमें तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो अंदर के सारे साइन चेंज। ठीक है, और इसी तरह के वाला करो,
और हो गए। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क